Hello guys, welcome back to our channel part 4 of Reborn for Her Mysterious Husband. Chapter 16 अभीक्स हार्ड रोमांस विद आधवी सॉफ्ट रोमांस। अभीक आधवी के कान में कहता है कि वाइफी क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। आधवी ये सुन के शौक होके उसको देखती है। अभीक, बोलो ना वाइफी। आधवी, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने कभी प्यार के बारे में सोचा ही नहीं था, पर वो अभीक को अपना सब कुछ जरूर मानती थी क्योंकि उसके पास जो कुछ भी था अभीक से ही था। अभीक, तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम्हें कभी मौका मिलेगा तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी वाइफ? आधवी, उसके होठों पर अपने हाथ रखे हुए, आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों जाऊंगी आपको छोड़ के? प्यार का पता नहीं है मुझे, लेकिन आप मेरे लिए सब कुछ हो, आपके बिना में कुछ नहीं है। अगर जाना होता तो तब ही चली गई होती जब आप मुझे छोड़ के गए थे, लेकिन आपने मुझसे शादी से पहले वादा किया था कि आप मेरे पास वापस जरूर आएंगे, और फिर ना भी किया होता तो भी मैं ऐसे हमारा रिश्ता नहीं तोड़ देती। कम से कम कोशिश तो करती कि बच्चा सकूं हमारा रिश्ता। इसके लिए तो आपका इंतजार कर रही थी। मेरे लिए पति पत्नी का रिश्ता प्यार का मोहताज नहीं है, और प्यार बोल के किया नहीं जाता, वो तो बस महसूस होता, बिल्कुल ऐसे। और एक कह के वो अभीक के सर को प्यार से चूम लेती है, जिससे अभी अपनी आंखें बांध कर लेता है। अभीक, तो तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगी ना वाइफी, चाहे स्थिति कोई भी हो? आधवी ना में सर हिलाती है तो। अभीक, वर्ड्स बीवी। आधवी, नहीं जाओगी कभी नहीं? फिर मन में गई तो मैं उस वक्त भी नहीं थी, पर अब समझ आ रहा है शायद उस वक्त भी मैं आपसे दूर भागती थी, जिस वजह से मैं आपको समझ नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगता था कि आप मेरे शरीर के लिए ही मेरे पास आते हैं, लेकिन अब लगता है कि शायद मैं गलत थी, क्योंकि मैं ही बेवकूफ़ थी उस समय। समझदार होती तो वो लोग। तभी। अभी कहाँ खो गई वाइफ? मुझे ऐसे ही प्यार से प्यार करो ना वाइफी। आधवी, लेकिन आप तो कभी मुझे प्यार से प्यार नहीं करते हो। अभी, क्योंकि मेरे अंदर प्यार नहीं है बीवी। आधवी, मतलब? अभी, मेरे अंदर सिर्फ आग है जो दूसरे को चला कर रख कर देती है, लेकिन तुम उस पानी की तरह हो जो मुझे शांत करता है, जिसको आगोश में लेके मैं शांत हो जाता हूँ। तुम्हारे पानी की बारिश की तो हमेशा मुझे ज़रूरत रहती है बीवी। तुम सोचती हो मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए होती है, तो मुझे सिर्फ तुम चाहिए वाइफी, सिर्फ तुम, क्योंकि खोखले शरीर तो बाहर कोडियों में बिकते हैं, लेकिन तुम तो वो अमृत का प्याला हो जो सिर्फ किसी को ही नसीब होता है, और तुम मुझे नसीब हुई हो वाइफी। तुम्हें अपने करीब महसूस कर मुझे उसमें से अमृत के जैसी एनर्जी मिलती है ना, वैसी है ताकत मुझे भी तुमसे मिलती है। आधवी की आंखों में ऐ सुन के आंसू गए थे, लेकिन वो बेहन नहीं देती और सोचती है कि कितनी गलत थी वो जो अभीक के बारे में मैं ऐसा सोच रही थी, जबकि अभीक तो। ऐ सोच के वो अभीक के चेहरे को पकड़ के अपने सीने से लगा लेती है, और जब उससे रहा नहीं जाता तो वो रोने लगती है। अभी उसको रोता देख के उसकी नाइटी का स्ट्रेप गिरा देता है और उसको वहां पे ही कीस देने लगता है। वो आधवी के हाथ के बाजू पर काट रहा था, जिसे आधवी उसको देखती है और कहती है, प्लीज बाइट्स मत कीजिए। अभी, सॉरी वाइफ, लेकिन मैं कभी सॉफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास तुम्हारी तरह सॉफ्टनेस नहीं है। इसलिए तुम आज मुझे प्यार करो ना, जैसे तुम मुझे अभी कर रही थी। आधवी को अभीक आज छोटे बच्चे जैसा लगता है जो उसे उसको प्यार करने की रिक्वेस्ट कर रहा है। आधवी ये देख के मुस्कुराते हुए अभीक सर को अपने सीने से लगते हुए ऐसे ही लेट जाती है और उसके सर को सहलाने लगती है। अभीक अब आधवी के सीने को नाइटी के ऊपर से ही चूमने लगता है। वो बहुत सॉफ्ट तरीके से आधवी के सीने को चूम रहा था, जैसा आधवी को बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आधवी जब अभीक का चेहरा देखती है तो समझ जाती है कि अभीक कितना कंट्रोल कर रहा है खुद को। तो वो अभीक को अपने ऊपर खिंच के खुद अपनी आधी स्ट्रैप्स को अपने हाथों से फ्री कर देती है और अभीक से कहती है कि क्यों कंट्रोल कर रहे हैं खुद को। अभीक, क्योंकि अगर मैं शुरू हो गया तो तुम मुझे प्यार नहीं कर पाओगी वाइफ। आधवी, क्यों? अभीक, तुम्हें पता तो है क्यों? आधवी उसकी बात सुन के शर्मा जाती है और खुद को पलट देती है। तो अभीक अब उसके बालों हटा के उसकी पीठ को चूमने लगता है। वो आज आधवी को काट नहीं रहा था। फिर वो आधवी को पलट के उसका चेहरा देखता है जो लाल टमाटर की तरह हो गया था। अभी, पर अगर मैं स्टार्ट हो गया तो तुम भी तब तक नहीं सोओगी जब तक मैं ना रोकूं। आधवी, हम, ठीक है। फिर वो अपने हाथों के अभीक सर के पीछे ले जाके उसको किस करने लगती है।
लेकिन अभीक उसको किस नहीं कर रहा था क्योंकि उन दोनों की यह किस एकदम प्योर किस थी जिसकी कोई आवाज़ नहीं थी ना उसमें कोई वासना थी, बस था तो एक दूसरे की के लिए प्यार जो शायद दोनों दिखा भी रहे और जता भी रहे थे, बस बोल नहीं रहे दी और वैसे भी प्यार बोलने के लिए नहीं होता। और अभीक उस किस को बिगाड़ना नहीं चाहता था। अभीक अब अपना हाथ आदवी के उभरों पर रखे उनको हल्के हल्के प्रेस करता है, जिसको महसूस कर आदवी किस रोक के अभीक को देखती है तो अभी भी उसको देखता है फिर से उसे। अभीक, रुक क्यों गई वाइफी? आई वॉन्ट योर सॉफ्ट किस। तो आदवी अब अभीक को देख के ऐसे तो मैं आपको किस करती रहूंगी तो थक जाऊंगी। अभीक, तो तुम क्या चाहते हो वाइफी कि मैं मेरा हार्ड रोमांस शुरू करूं? आदवी, नहीं, वो मेरा मतलब नहीं। ऐसे करके आदवी अपनी आंख बंद कर लेती है क्योंकि उसको अब बहुत शर्म आ रही थी। अभीक, ओके सो नाउ इट्स माई टर्न बट आई ऑल्सो वॉन्ट योर सॉफ्ट रोमांस टू वाइफी विद माई हार्ड रोमांस। आदवी, ओके, आई विल ऑल्सो गिव यू माई सॉफ्टनेस। अभीक अब उसकी नाइटी को फाड़ देता है और उसके बदन से अलग कर देता है तो आदवी ये देख के अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर वो भी अभीक के शर्ट को उसके बदन से अलग कर देती है। अभीक अब अपनी पैंट उतार के आदवी के ऊपर आंचता है। उसने कमरे की भी लाइट्स ऑफ कर दी थी और एक डिम ब्लू लाइट चला दी थी। अब ना आदवी के शरीर पर एक कपड़ा था ना अभीक के। अभीक अब अपने शरीर को आदवी के शरीर से रगड़ने लगता है जिस वजह से आदवी को थोड़ी तकलीफ हो रही थी। अभी अपने और आदवी के ऊपर कंबल लाता है, फिर आदवी बॉडी को मसलने लगता है जिसकी वजह से आदवी की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन आदवी कुछ नहीं कहती है और ना उसको रोकती है। अभीक आदवी के गले पर सब जगह अपने निशान छोड़ने लगता है जिस वजह से आदवी की आहें निकल रही थी। पूरे कमरे में आदवी की सिसकियां गूंज रही थी। थोड़ी देर में अभीक आदवी के चेहरे को देखता हुआ उसमें समा जाता है तो आदवी की हल्की चीख निकल जाती है। अभीक अब अपने कमर को मूव करने लगता है जिससे आदवी की सिसकियां और गहरी हो रही थी। अभीक आदवी के चेहरे को देखते हुए उसके साथ में इंटीमेट होने लगत है, लेकिन इस बार अभीक खुद को थोड़ा सॉफ्ट रखने का ट्राई कर रहा था। लेकिन वक्त के साथ वो वाइल्ड होता जा रहा था। करीब सुबह के 5 बजे अभी रुका है और आदवी को देखता जो थकी हुई तो थी लेकिन सोई नहीं थी क्योंकि उसने सोने ही नहीं दिया था। दे से आदवी अपनी आंख बांध करने को होती है। अभीक उसको होंठ को अपने होठों में लेके जोर से काटा जिससे आदवी की नींद उड़ा जाती। अभीक के करीब 4 या 5 बार ऐसा करने से अब आदवी की नींद ही उड़ गई थी और वो अभी भी जाग रही थी। अभी उसको जगाता देख के मुस्कुराता तो आदवी उसकी मुस्कान से चिढ़ जाती है। अभीक अब आदवी को अपनी गोद में उठा के बाथरूम में लेके जाता है और उसको बाथटब में बिठा देता है। अभीक अब आदवी को ध्यान से देखता है तो पता है कि उसने आदवी के पूरे शरीर को लाल कर दिया है। तो वो वहाँ पे आदवी को सॉफ्ट किस करने लगता है जिसे आदवी उसके सर को सहलने लगती है कि उसको कुछ महसूस होता है। आदवी यह देख के अभीक को देखती है तो अभी उसको खुद के नीचे करके फिर से बाथरूम में भी स्टार्ट हो जाता है और आदवी की सिसकियां बाथरूम में भी गूंजने लगती है। करीब 2 घंटे बाद अभीक आदवी को फ्री करता है और बाथटब से निकल के उसको बाथरोब पहनता है और खुद भी पहनता हुए आदवी को बाहर लाके बिस्तर पे ले जाके उसको लेटा देता है और खुद उसके बाजू में लेटा के उसको अपने बाहों मुझे लेके सो जाता है। आदवी भी बहुत थक गई थी इसलिए वो भी सो जाती है। करीब दोपहर के 1 बजे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से आदवी की आंखें खुलती है। वो देखती है 1 बजे बज गए हैं, देख के उसकी आंखें फैल जाती है। वो खुद से 1 बजे बज गए, नीचे सब क्या सोच रहे होंगे यार। फिर वो अपने पति को देखती है जो उसके ऊपर सो रहा था। वो ध्यान से अभीक को अपने ऊपर से हटती है, उसको बहुत समस्या होती है लेकिन वो कर देती है, फिर ठीक से सुला के जाके कमरे का दरवाज़ा खोलती है। आदवी को पता था कि अगर कोई नौकर होगा तो मीना आंटी ही होंगी क्योंकि उन दोनों के कमरे के मीना आंटी ही आती थी जो कि एक अधेड़ उम्र की औरत थी और वो बहुत वक्त से काम कर रही थी। क्योंकि अभीक के कमरा में फीमेल सर्वेंट का आना मना था और अब आदवी की वजह से मेल सर्वेंट का भी। वे सारे यंग कपल्स के कमरे में मीना आंटी ही कुछ काम हो तो जाती थी क्योंकि घर वालों को पता था कपल्स सुबह किस हालत में होते हैं। लेकिन मीना आंटी को वो लोग जब छोटे थे तब से जानती हैं और उन लोगों की भी मीना आंटी से बनती है क्योंकि उनके माता पिता किसी काम से बाहर जाते हैं तो वही उन लोगों को संभालती थी। इस वजह से मीना आंटी को आदत थी उन लोगों को आधे नंगे देखने की।
आदवी दरवाजा खोल के देखती है तो पाती है कि मीना आंटी खड़ी है खाने की ट्रॉली लेकर, तो उनसे खाना ले लेती है और उन्हें धन्यवाद बोल के फटाफट अंदर चली जाती है क्योंकि उसको शर्म भी आ रही थी। मीना आंटी ए देख के मुस्कुराती हुई कहती है, हाय मेरे बच्चों को ऐसे हैप्पी रखना। फिर वो भी नीचे चली जाती है। आदवी अंदर आके पहले खुद ताज़ा हो जाती है क्योंकि अभी वो अभीक को उठती तो अभीक फिर से उसको नहीं छोड़ता। थोड़ी देर में वो ताज़ा होके आती है और वो क्लोजेट में जाके अपने लिए एक मिंट ग्रीन कलर की सलवार और कुर्ती निकलती है और पहनती है। बाहर आके वो देखती है अभीक बेड पे नहीं है तो वो खुद से कहाँ चले गए। फिर उसको बाथरूम से शॉवर की आवाज़ आती है तो समझ जाती है कि अभीक बाथरूम में है। फिर वो आईना के पास जाके खुद को तैयार करती है और बिस्तर पर जाके अभीक का इंतज़ार करने लगती है। थोड़ी देर में अभी तक बाहर आता है। आदवी अभी को देखती है तो वो शर्मा जाती है क्योंकि अभीक ने अपने कमर में तौलिया लपेट रखा था और उसके सीने पर आदवी की हुई कलाकारी दिख रही थी। अभीक अब आदवी को देख के उसके पास चला जाता है और कहता है, इतना क्यों शर्मा रही हो बीवी, मैंने भी तुम्हें पूरा देखा है और तुमने भी, तो ऐसे शर्मना बंद करो, तुम्हें ही बाद में पछतावा होगा। आदवी उसकी यह बात सुन के मुंह बनाते हुए कपड़े पहन के आइए, खाना ठंडा हो रहा है। अभी तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो वाइफ? आदवी, हाँ अब जाइए। तो अभी उसको उठा के क्लोजेट में ले जाता है और वहां जाके चैप्टर 17 आदवी की अभीक को धमकी। दिल अभीक आदवी को क्लोजेट में ले आया था और वहां वो उसको नीचे खड़ा करके कुछ इशारा करता है तो आदवी मुस्कुराते हुए उसके लिए कपड़े निकाल के उसको देती है। अभीक उससे कपड़े लेके चेंज करने लगता है तो आदवी वो देख के बाहर आ जाती है और सोफे पर बैठ के दोनों के लिए खाना निकाल देती है। थोड़ी देर में अभी भी तैयार होके बाहर आता है। उसने घर के कपड़े ही पहने थे क्योंकि आज संडे था इसलिए दोनों की छुट्टी थी। फिर दोनों अपना लंच करते हैं और दोनों ही नीचे आ जाते हैं। अभी और आदवी जब नीचे आते हैं तो देखते ही कि सब परिवार वाले हाल में बैठे हैं और कुछ बातें कर रहे। आदवी यह देख के उनकी तरफ जाने लगती है तो अभी, वाइफी तुम जाओ, मुझे कुछ काम है तो मेरे स्टडी रूम में जा रहा हूँ। आदवी, आज संडे है तो आपको क्या काम है? हाँ चुपचाप चलो मेरे साथ, आज के दिन तो सब एक साथ होते हैं और आप तो सबके साथ में खाते भी नहीं है और आपकी वजह से मुझे भी अकेला खाना पड़ता है। अभी, क्योंकि तुम्हें पता है मुझे अकेले रहने की आदत है। आदवी, हाँ तो मुझे भी अपने साथ क्यों रखते हैं, मैं भी नहीं रहूंगी आपके साथ अब, अगर आप नहीं आते तो। अभी गहरी सांस लेके, ठीक है चलो। आदवी फिर खुशी खुशी अभीक का हाथ पकड़ के उसको घरवालों के पास लेके जाती है। पहले तो घरवाले सब हैरान रह जाते हैं अभीक को देख के, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाते हैं। अभीक आदवी को लेके वहां रखे सिंगल सोफे पर बैठ जाता है और अपने फ़ोन पर कुछ करने लगता है क्योंकि उसको बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस आदवी की जिद वजह से यहाँ पे बैठा था। पीयूष, वाह भाभी, आपने वो करके दिखाया जो हम कभी नहीं कर पाए, भाई को यहाँ सबके बीच में लाके, वरना वो तो अपने स्टडी रूम में घुसे पड़ते रहते हैं। आदवी उसकी बात सुन के मुस्कुरा देती है। आदवी, वैसे आप लोग क्या बात कर रहे थे कहीं जाने की? तभी सोनेल, वो आदवी, बच्चों का अब समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा इसलिए सोच रहे थे कि कहीं घूम के आए सब साथ में। कितना वक्त हो गया हम सब परिवार के साथ में कहीं घूमने गए, क्या कहती हूँ? आदवी, ये तो बहुत अच्छी बात, तो क्या सोचा ही आपने, कहाँ जाएंगे हम? तभी पीयूष, हाँ भाभी, आपका हनीमून बाकी है, आपको भी कहीं अपने पति के साथ जाना होगा ताकि वहाँ आपको टाइम की ना चिंता हो। वहाँ आप दोपहर को उठे या फिर पूरे दिन कमरे में ही रहे, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कह के वो आदवी को आंख मार देता है और हंसने लगता है। सब भी उसकी बात सुनकर हंसते हैं। आदवी उसकी बात सुन के शर्मा जाती है और अपना सर नीचे कर लेती है क्योंकि उसको समझ आ गया था कि पीयूष किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था और वह सब बड़े भी बैठे थे। तभी दादाजी, हाँ मेरा भी मन है तीरथ पर जाने का, अगर तुम बच्चे घूमने जाओगे तो हम भी अपना वेकेशन मना के आ जाएंगे। मनीष जी, अभी के डैड, हाँ बाबा ऐसा ही रहेगा, हम चारों भी आप दोनों के साथ आएंगे। तो सब बड़े उनकी बात पर सहमत हो जाते हैं। साल्वी, क्या आपने प्लान भी बना लिया है, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे घूमने? तभी अधवी गोवा चले। उसको पता था पिछली बार सब ने गोवा का ही फैसला किया था।
सोनल, वाह भाभी, आपको कैसे पता? मैं यही सोच रही थी। तभी पीयूष, लेकिन आप लोग क्यों हमारे साथ आ रहे हो? आपको स्विट्जरलैंड या पेरिस जाना चाहिए है ना? आध्वी, मैं क्यों नहीं आ सकती? पीयूष, क्या आप लोगों को अलग जाना चाहिए ताकि आप खुलकर एंजॉय कर सकें? आध्वी, नहीं, हम आप लोग के साथ ही आएंगे। तुम्हारे भाई के साथ गई तो वो तो पूरे दिन मुझे बोर कर देंगे। सभी आध्वी की बात पे हंस देते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि तुम कहीं नहीं जाओगी बीवी। सुन के आध्वी वह देखती जहां अभीक खड़ा था, जो कॉल आने की वजह से वहां से उठ के बाहर चला गया था। वो आध्वी को, अभीक, तुम कहीं नहीं जाओगी बीवी, और मेरे लिए कॉफ़ी लेके स्टडी रूम में आवो। आध्वी, लेकिन वो कुछ कहती तब तक अभी चला गया था। अभीक के जाने बाद आध्वी रितिका जी और मनीष जी को देखते हुए, आपके बेटे ऐसे कैसे है? दखा कैसे मना कर दिया ओम, खड़ूस कहे के। तभी पीयूष उसके बाजू में बैठते हुए और आध्वी के कंधे पर अपने हाथ रखे हुए हैं। भाभी, आप भाई को मना लोगे? आपके पास तो उनको मनाने की सीक्रेट ट्रैक होगी ना? फिर वो उसको एक आंख मार देता है। तो आखिरी उसको मानते हुए, सब आपकी वजह से हुआ है, क्या जरूरत थी मेरी खुशी पर नजर लगाने की? कह के वो उसको पिल्लों से मामने लगती है और कहती है कि अगर उनकी इजाजत ना मिली तो तुम गए मेरे हाथ से। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। अद्भुत और पीयूष भाभी देवर कम और भाई बहन ज्यादा लगते थे। हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तभी रितिका जी, बस भी करो तुम दोनों, और आध्वी बेटा आप जाके अभीक को कॉफ़ी दे के आओ, और उन्हें मना भी लीजिएगा तो मान जाएगा। अद्भुत सर हिला के अभीक के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए जली जाती है। कॉफ़ी बन के वो अभीक के स्टडी रूम में उसके लिए कॉफ़ी लेके जाती है। वो स्टडी रूम में जाके देखती है कि अभीक लैपटॉप पीसी पर कुछ कर रहा है। तो वो कॉफ़ी टेबल पर रख के अभी की गोद में बैठ जाती है। तो अभी उसको कमर से पकड़ के देखता है और कहता है, कहा ना तुम कजी नहीं जाऊंगी, मतलब नहीं जयोगी। आध्वी, लेकिन मैं अकेली नहीं जाना चाहती थी, आपको मेरे साथ चलना है, समझे? अभी, ठीक, हम दोनों कहीं और चले जाएंगे। आध्वी, नहीं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। अभी, क्यों? आध्वी, मुझे सबके साथ घूमना है, पर और पहली बार तो मैं अपने परिवार के साथ कहीं जाऊंगी, प्लीज़। कह के वो क्यूट सा चेहरा आंखें बना के अभीक को देखती है। अभीक, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, अकेले ही जाना। आध्वी, लेकिन क्यों? अभीक, क्योंकि मेरे साथ तो तुम बोर हो जाओगी ना। आध्वी शौक हो के, आपने सुन लिया था? अभीक, आध्वी, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। अभीक, ठीक है, लेकिन तुम्हारी सज़ा है कि तुम मेरे साथ ही रहोगी, अगर तुम्हें जाना है तो मेरे बिना जा सकती हो। आध्वी उसकी बात सुन के उसकी गोद से उठते हुए, ठीक है, मत आना, मैं तो जाऊंगी, और फिर मेरे पास भी मत आना, यही इस स्टडी रूम में ही सो जाना, कमरे में आने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। और कह के वो वहां से जाने लगती है कि तभी अभी उसके हाथ को पकड़ के खिंच लेता है। वही दूसरी तरफ रूही अपने कुछ दस्तावेज लेके जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। रूही नीचे थी और जो उस पे गिरा वो उसके ऊपर, लेकिन दोनों की पोजीशन ऐसी थी कि दोनों के होठ एक दूसरे से जुड़ गए थे। इसलिए दोनों ही शॉक होके एक दूसरे को देखते हैं और खड़े होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस गिर जाते हैं और वापस से उनकी किस हो जाती है। चैप्टर 18 शॉपिंग। अभीक आध्वी को खिंच के वापस अपनी गोद में बिठाए हुए। अभीक, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो रही हो बीवी? आध्वी, नहीं। अभीक, सीरियसली तुम सुबह से बस मुझे ऑर्डर दे रही हो या मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? कहते हुए वो आध्वी की कमर को प्रेस करता है, जिसे आध्वी की हल्की चीख निकल जाती है। वो अभीक के हाथों अपने काम पर हते हुए, आपको नहीं पता मुझे आपसे डर नहीं लगता, और आपको आना तो आएगा, नहीं तो मत आना, मैं तो जाऊंगी, और तब तक मेरे पास भी मत आना। अभीक, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकती हो बीवी? आध्वी, तो क्या जबरदस्ती करेंगे आप? अभीक, वो तो तुम खुद आवोगी मेरे पास और मुझे भी खुद ही अपने करीब आने दोगी। आध्वी, सपने में आपके? अभीक, मुझे सपने नहीं दिखते बीवी, में जो सोचता हूँ वो सच करके मानता हूँ, समझी?
कह के वो आधवी के होठों पर एक हल्की किस करके उसको छोड़ देता है तो आधवी उसको देखते हुए वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूही और रौनक खड़े होते हैं। जी हाँ, रौनक ही था जो रूही से टकराया था। रूही खादी होके बिना रौनक की तरफ देखे अपने दस्तावेज लेके भाग जाती है। रौनक तो बस उसको देखता रहता है। वो खुद से इस लड़की ने फिर मुझे इग्नोर कर दिया जबकि हम दोनों किस हो गई अभी। फिर वो अपने होठों पर हाथ फेरता है और खुद से उसके होठों का टेस्ट तो बहुत टेस्टी था। फिर वो मुस्कुराती हुए वहां से चला जाता है। तो चलो इनका सीन भी देख ही लेते हैं। रूही और विराट के माँ और पापा बचपन में एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन अब वो एक्सीडेंट था या साजिश वो तो अब एक्सीडेंट वाले को ही पता। विराट के डैड और अभीक के डैड दोनों परम मित्र द बचपन के जिसके लिए कपूर परिवार रूही और विराट को गॉड ले लेते हैं। विराट और अभी दोनों का ही दिमाग बहुत ज़्यादा तेज था जिसकी वजह विराट ने भी अपने पापा के बिजनेस को संभाल लिया था। विराट के पापा के होटल का बिजनेस था जो देश में फेल हुआ था और अब विराट उनके बिजनेस को चला रहा था। विराट को वैसे तो इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी लेकिन वो अपने पापा के नाम को वो डूबने नहीं दे सकता था। लेकिन वो अंडरवर्ल्ड से भी जुड़ा हुआ था, इसलिए तो उसके लिए किसी की भी जानकारी निकलना दाएं हाथ का खेल था। विराट और नैना एक दूसरे से बचपन से प्यार करते थे और बड़े होकर विराट ने नैना का हाथ मांग लिया क्योंकि विराट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। तो कपूर परिवार ने भी खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ विराट को दे दिया क्योंकि विराट भी कोई मामूली घर से नहीं था, वो भी पैदाइश से रईस परिवार से ही था। वही रूही चुलबुली, नटखट और हमेशा मस्ती करने वाली लड़की थी। उसको भी रौनक से प्यार हो गया था बचपन से और उसने भी रौनक को कई बार बताया भी लेकिन रौनक कभी उसको गंभीरता से नहीं लेता था क्योंकि उसे लगता था कि रूही उससे छोटी है, इसलिए वह आकर्षित हो गई होगी। वो कभी उसके प्यार को नहीं समझता था। और वैसे भी रौनक की एक गर्लफ्रेंड भी थी रुचिका जो एक फैशन मॉडल थी जिसके साथ वो 2 साल से रिलेशनशिप में था। लेकिन वो लोग इतने टाइम से रिलेशनशिप होने के बावजूद भी उतने करीब नहीं थे और एक कारण भी था। रूही को जब पता चला तब से उसने कपूर विला आना छोड़ दिया था। उसके बाद से लेकर वो आदवी के साथ ही कपूर विलाई थी ऐसा रौनक को लगता था क्योंकि वो परिवार से मिलती रहती थी लेकिन रौनक नज़रों में नहीं आती थी। इसलिए रौनक को लगा कि वो पूरे 2 साल बाद इस घर में आए हैं। रूही अपने कमरे में आके बिस्तर पर बैठकर रोने लगती है और बाथरूम में जाकर खुद के होठों को रगड़ के साफ करने लगती है। जैसे उसको टच बिल्कुल भी पसंद ना हो, लेकिन काफ़ी बार रगड़ने के बाद भी वो रौनक के टच को मिटा नहीं पा रही थी जिसे वो वही शावर के नीचे बेथके रोने लगती है और खुद से क्यों मेरे सामने आए, इनकी वजह से ही मुझे नहीं आना था यहाँ पे। इनको देख के मुझे हमेशा याद आता है कि मुझसे नहीं किस और से प्यार करते हैं। इनको कभी मेरी फीलिंग्स की पड़ी ही नहीं थी तो मुझे क्यों इतना प्रभावित कर रहे। नहीं, मैं नहीं रहूँगी उनके लिए, बाद में जाए। फिर वो खुद के होठ को टच करते हुए ऐसे फेक एक्सीडेंट था, किसी ने जानबूझकर नहीं किया। फिर वो खादी होके बाहर आ जाती है और तैयार होके अपना बैग लेके कहीं चली जाती है। जाते वो रितिका जी से कह के जाती है कि वो अपने दोस्त के घर जा रही, काम से शाम तक आएगी। फिर वो अपनी गाड़ी लेके चली जाती है। वैसे को ड्राइव ही कार चलाता है लेकिन रूही के परेशान होने की वजह से वो खुद ही ड्राइव करके कार लेके चली जाती है। वही आधवी अपने कमरे में आके खुद से समझते क्या है अपने आप को, हाँ मैं कोई मरी नहीं जा रही इनको अपने साथ ले जाने के लिए लेकिन मुझे उनके साथ भी घूमना है और ये तो मान भी नहीं रहे, क्या करूं। तभी उसके सेल फोन पे कुछ मैसेज आते हैं। वो उन्हें खोल के देखती है तो पहले तो हैरान रह जाती है लेकिन फिर खुद से हैं इनके बारे में तो मैं भूल ही गई थी। फिर वो मैसेज खोल के उन 7 लोगों की जानकारी देखने लगती है जो विराट ने उसको भेजी थी। उन लोगों की जानकारी पके वो खुद से क्या इतनी जानकारी मुझे भी पता है, मुझे इसे ज़्यादा चाहिए, विराट भाई ने मुझे सिर्फ उनके नाम ही भेजा है। फिर वो विराट को सेल फोन लगाती है। विराट फ़ोन उठा के हाँ बोलो भाभी, आधा धव पे बड़ी ई की मात्रा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताने को बोली थी। विराट, वो मुझे जैसे ही मिल जाएगी वैसे मैं आपको भेजता जाऊंगा। वो इतना आत्मविश्वास से बोलता है कि आधवी को शक ही नहीं होता। आधवी, ठीक है लेकिन जल्दी।
आदवी फोन रख के फिर खुद से, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विराट भाई ने अभीक को सब कुछ बता दिया है, तभी तो वो मुझे जानकारी भेज नहीं रहे, जबकि उनके लिए तो मिनटों का काम है। आदवी फिर कुछ सोचती है, फिर खुद से अब वक्त आ गया है शेर के पिंजरे में हाथ डालने का। और फिर एक टेडी मुस्कान करती है, क्योंकि वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है जिसमें खतरा बहुत है। आदवी फिर किसको फ़ोन करके, मुझे तुमसे मिलना है। कब मिलना, कहाँ मिलना है वो बाद में बता दूंगी। ठीक है। सामने से कोई ठीक है बोलता है और कॉल कट हो जाती है। आदवी समय देखते हैं, जहाँ 4 बजे थे तो वो नीचे चली जाती है। वो नीचे ही जा रही होती है कि उसको रास्ते में ही नैना मिल जाती है, जो उसको ही बुलाने आ रही होती है। नैना, अच्छा हुआ आप मुझे मिल गई, वो सब शॉपिंग पर जा रही है तो आप भी चलो जल्दी। आदवी, अरे नेकी और पूछ पूछ। तभी वो कुछ सोचते हुए, तुम जाओ मैं अभी आती हूँ। नैना, ठीक है जल्दी आना। आदवी हाँ बोल के स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो वहाँ जाके अभीक सामने अपने हाथ फेल देती है। अभीक, क्या? आदवी, आपका कार्ड। अभी बिना कुछ सवाल है, अपना बिना लिमिट वाला कार्ड आदवी को थमा देता है। आदवी उसको लेके उछलती कूदती वहां से चली जाती है। वैसे पहले वाली आदवी होती तो शायद ऐसा ना करती। आदवी अब अपना पर्स बटुआ लेके नीचे आ जाती है। सारी लेडीज और गर्ल्स शॉपिंग के लिए निकल जाती है। सारी लेडीज इन्फिनिटी मॉल में शॉपिंग करने जाती है, जो इंडिया के टॉप में आने वाले मॉल में से एक था। सारी लेडीज अब मॉल के बाहर अपनी गाड़ियों की फौज लेके पहुंचती है, क्योंकि कपूर से बहुत से दुश्मन थे जो उनके बीवी और बच्चों को निशाना बना सकते थे, जिस वजह से महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा ज़्यादा थी। सारी लेडीज अब मॉल के अंदर जाती है और उनके साथ बच्चे भी थे। सब लोग अब खुद के लिए शॉपिंग करने में बिजी हो जाती है, जहां आदवी एक दुकान को देखती है जहां पर बहुत ही नई डिज़ाइन की साड़ियां रखी हुई थी जो उसको बहुत पसंद आ रही थी। वो उसकी दुकान की तरफ बढ़ जाती है। वो जा ही रही होती है कि तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है। उस लड़की को देख के वो शॉक हो जाती है और वो लड़की भी उसको देख के शॉक हो जाती है। चैप्टर 19 50 लाख की सारी। आदवी अपने सामने खड़ी लड़की को देख के श्रेया उसको देखती हुई, आदवी तुम यहाँ क्या कह रही हो, मैं हैरान हूँ। मतलब सीरियसली तुम यहाँ हो? आदवी, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? श्रेया, हाँ क्यों नहीं, आखिर तुमने अमीर आदमी को फांसा कर अमीर बन ही गई। लेकिन कैसे? श्रेया राय जो एक घमंडी लड़की थी, वो एक अमीर परिवार से आती थी जो आदवी के साथ स्कूल में पढ़ती थी। इस स्कूल में सब अमीर घर के बच्चे पढ़ते थे और आदवी भी वही पढ़ती थी, लेकिन उसको आज तक ऐसा समझ नहीं आया था उस स्कूल में उसका एडमिशन कैसा हो गया था, क्योंकि एडमिशन का डोनेशन ही इतना महंगा होता था। और उसको स्कूल में सारी सुविधाएं भी मिलती हैं जो दूसरे अमीर परिवार के बच्चों के लिए मिलती हैं, और यूँ कह तो उनसे ज़्यादा। जिस कारण श्रेया को उससे जलन होती है कि वो एक गरीब परिवार से होके भी इतना सब कुछ कैसे कर रही है। लेकिन स्कूल के बाद उसने आदवी को नहीं देखा था, क्योंकि दोनों की फील्ड फिर अलग अलग हो गई थी, और श्रेया भी पहले जो शहर संध्याकाल के समय शहर में रहती थी वो भी छोड़ के मुंबई आ गई थी। और श्रेया की मुख्य जलन की वजह आदवी देखने में और पने में सब जगह सब लोगों से आगे थी। आदवी एक सिंपल लड़की होकर भी सबको अपनी तरफ आसान से आकर्षित कर लेती थी, या यूँ कहे कि वो करना नहीं चाहती थी, पर उसका आदवी एक सिंपल लड़की होकर भी सबको अपनी तरफ आसान से आकर्षित कर लेती थी। या यूँ कहे कि वो करना नहीं चाहती थी, पर उसका आत्मविश्वास ही ऐसा था कि लोगों का उस पर ध्यान चला ही जाता। श्रेया हैदराबाद में रहती थी और आदवी भी पहले वही रहती थी, जिस वजह से श्रेया को नहीं पता था कि आदवी कौन है। श्रेया अधवी से बोलो ना, कौन से शुगर डैडी से शादी की है? वैसे तो मुझे तो लगता है तुमने बचपन से शुगर डैडी बना रखा होगा, या ये भी हो सकता है कि तुम्हारी माँ के ही शुगर। उसने इतना ही कहा था कि एक चटाक की आवाज़ से पूरा मॉल गूंज उठता है। श्रेया का गाल एक तरफ झुक गया था और वो अपने गाल पर हाथ रख के हैरानी से आदवी को देखती है, जो अपनी आंखों में अंगारे के लिए उसको ही देख रही थी। फिर वो तुरंत होश में आके, यू ब्लडी विच, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम 2 कौड़ी की लड़की जिसकी कोई औकात भी नहीं है मेरे सामने, और तुमने? आदवी, हाँ मैंने मारा तुम्हें थप्पड़। बोलो क्या करोगी? हाँ मतलब सच में, अगर कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा है तो कुछ भी बोलोगी?
तुम्हारी खुद की औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की, समझी? और हाँ, मैंने अमीर परिवार की शादी तो क्या, हाँ क्या करोगी तुम? हाँ, तुमने मुझे बोलो, मैंने सहन कर लिया, लेकिन मेरी माँ के ऊपर नहीं जाना चाहिए था तुम्हें, और तुम होती कौन हो दूसरे को ये सब कुछ बोलने वाली है? तभी एक 28 या 29 साल का लड़का श्रेया के पास आके, क्या क्या हुआ बेबी? तुम? श्रेया, तरुण बेबी, देखो इसे, लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा, इसको अभी इस मॉल से बाहर निकालो। तरुण, जो उसके पास सुन के गुस्सा हो गया था, वो अब आदवी की तरफ देख के हिरन होते हुए, मिसेज कपूर आप? श्रेया, तुम जानते हो इसको? तरुण, हाँ, मिस्टर अभीक कपूर की पत्नी है मिसेज आदवी कपूर। श्रेया तो सुन के अपने पैर जमीन से खिसकते हुए महसूस होते हैं। वो हैरानी से आदवी को देखती है जो अब वहां से उनकी बात सुने शॉप की तरफ चल पड़ी थी। श्रेया, तुमको जरूर गलतफहमी हो गई होगी, वरुण है और अभीक कपूर की पत्नी कैसी हो सकती है? वो तो कभी किसी की भी तरफ आंख उठा के नहीं देखते। और उनकी शादी कहाँ हुई है? तरुण, अरे कल ही मैं और मेरे माता पिता गए इनकी एनिवर्सरी की पार्टी में, और उनकी शादी को 1 साल हो गया है। अपनी आंखों से देखा है, समझी? वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर कपूर, किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है जो उनको ऐसी लड़की मिली, मतलब ब्यूटी विद ब्रेन वो है। श्रेया, ऐसा भी खास है उसमें? तरुण, खास है तभी तो द बिजनेस टाइकून अभीक कपूर इनके पीछे बावले हैं और उनको मान से बुलाव तुम। और वो श्रेया को लेके वाह जला चला है। आदवी के चक्कर में वो श्रेया की थप्पड़ वाली बात को भूल गया था, जो कि श्रेया ने भी फिर याद नहीं दिलाया, क्योंकि नुकसान उसका ही होता फिर। आदवी शॉप में जाके अपने लिए साड़ी या देखने लगती है। वह साड़ी बहुत महंगी थी, एक भी साड़ी 50 या 60 हजार से कम नहीं थी, हाउस के ऊपर की थी। सबसे कम कीमत 50 हजार की थी। तभी एक लड़की यहाँ आके, आपकी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मैम? आदवी, नहीं मैं खुद देख लोगी। वैसे तो आदवी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन वो कभी मिडिल क्लास डे से नहीं रही थी। उसके पास वो सब कुछ था बचपन से जो अमीर परिवार के बच्चों के पास होता है, बस नाम की वो मध्यम वर्गीय परिवार से थी। टीयर्स ऑफ जॉय। आदवी को तो वैसे भी शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, वो खुद पे बहुत ध्यान देती थी, और अपने कपड़ों पर भी। हाँ, वो वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनती थी, और पहनती तो ऐसे पहनती कि जिसमें उसका शरीर ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना हो, और उसको कंफर्टेबल लगे। लेकिन उसको सूट और साड़ी या पहनना बहुत पसंद था। उसके पास एक से एक मानहंगी सारे या और सूट पड़े थे जो अभीक ने उसके लिए रखवाए हुए थे। अब तक उसने लगभग 10 से 15 साड़ी या ले ली थी। तभी वो एक साड़ी देखती है जो सबसे अलग राखी हुई थी। वो वहाँ जाके उसको देखती है जो एक बेबी पिंक कलर में थी, जिसके ऊपर डायमंड का काम किया गया था। और ऐसा काम था उसको देख के किसी की भी आंखें बंद हो जाए, उसको देख के उस पे दिल आ जाता है। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ खुद पे ही ध्यान देती थी, वो एनजीओ में भी लाखों रुपए दान कर देती थी। वो खुद भी एक एनजीओ चलाती थी। वह साड़ी छूने वाली होती है कि तभी एक लड़की आके, आप इसे नहीं छू सकती। आदवी, क्यों? क्योंकि ओनली 1 पीस है, और एक कोई एरा गेरा नहीं खरीद सकता, औकात हो तो इस बारे में सोचना। आदवी, ठीक है, इसको पैक कर दीजिए। और वहाँ से अपनी साड़ी या लेके वहाँ रिसेप्शनिस्ट को दे देती है। और फिर उस लड़की को देख के, मैं नहीं छू सकती, आप लोग तो छू सकते हैं ना, तो उसकी साड़ी को भी पैक कर दीजिए। वो लड़की शौक हो के आदवी को देखती है, और वो लड़की अभी भी बाज नहीं आती, तो कोई 2 या 3 रुपये का खिलौना नहीं है, 50 लाख की साड़ी है। आदवी, हाँ तो मैंने कब माना किया, वो जितने की हो मुझे चाहिए। सब लोग शौक हो के उसको ही देख रहे हैं। वो लड़की अब चुपचाप साड़ी निकल के पैक करके बिल बना के आदवी को दे देती है। आदवी ने उसे बिल लेके रिसेप्शनिस्ट को अपना बिना लिमिट वाला ब्लैक कार्ड दे देती है, जिसे वो लोग शौक होके देखने लगते हैं, क्योंकि ये कार्ड सबके पास नहीं होता था। फिर वो रिसेप्शनिस्ट कार्ड स्वाइप करके उसको वापस दे देती है। वो लड़की अब शर्म से अपनी नज़र नीचे कर लेती है। दूसरी अपनी बैग से एक साड़ी निकलते हुए लड़की को देते हुए, लो मेरी तरफ से गिफ्ट उपहार। अगली बार से कस्टमर के साथ ठीक से पेश आना ना कि उनको देख के उनको जज करने लग जाना। और समझ नहीं आता, तुम लोगों को सामान बेचने के लिए यहाँ पे रखा है, ना कि ग्राहक को बेइज्जत करने के लिए, समझे? मतलब अगर वो कोई चीज़ देखता होगा तो अफोर्ड कर सकता है तो ही देखता होगा,
ना। फिर वो अपना सामान लेके चली जाती है। चैप्टर 20 नाराज पिया और रौनक हर्ट्स रूही। आदवी अब अपनी शॉपिंग करके उस शॉप से बाहर आ जाती है और बाहर आकर वो मॉल में घूमने लगती है कि उसको क्या खरीदना चाहिए। अब तभी वो मेल सेक्शन के बाहर से गुजरती है कि तभी वो कुछ सोच के वह चली जाती है। वह जाके वो अभीक के लिए अलग अलग रंगों के कपड़े लेने लगती है। अब भाई आदवी ने तो सोच लिया था कि वो अपने ब्लैक और वाइट पति को रेनबो इंद्रधनुष बना करके मानेगी। आदवी वहां से अभीक के लिए बहुत सारे कलरफुल कपड़े लिए और फिर बाहर आ गई। वो इतने में ही शॉपिंग करके थक गई थी। वो बाहर आके सबको खोजने लगती है कि तभी वो किससे टकरा जाती है और वो गिरने वाली होती है कि तभी सामने वाला उसको कमर से पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। आदवी ने गिरने के डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जब उसको दर्द महसूस नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोल के देखती है तो उसके सामने एक नौजवान का चेहरा दिखता है। वो देख के राहत की सांस लेती है और अचानक से उससे दूर होके उसको धन्यवाद बोल के जाने लगती है। तब तक वो लड़का जो आदवी में ही खोया हुआ था वो भी होश में आ जाता है और एक तक आदवी जिस दिशा में गई थी उस दिशा में देखने लगता है। फिर खुद से तो तुम यहीं पे हो माय मिस ब्यूटीफुल। आदवी अब नैना और जानकी के पास पहुंचती है और कहती है हो गई तुम दोनों की शॉपिंग। वो मुझे बहुत भूख लगी है इसके लिए। जानकी अरे भाभी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या ले सब कुछ तो है हमारे पास। नैना हाँ और नहीं तो क्या। आदवी ए तो है। तुम्हें पता है मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ सब कुछ तो पहले से ही अभीक ने ला के दे रखा है। नैना ठीक है चलो कुछ खाते हैं मुझे भी बहुत भूख लगी है। फिर तीनों तिगड़ी वहां से खाने के लिए चली जाती है। सब ने अपनी शॉपिंग कर ली थी और वो सब अब वापस जा रहे थे। आदवी को लग रहा था कि उसको कोई देख रहा है। उसने आजू बाजू अपने नज़ारे दोहराए लेकिन उसको कोई देखा नहीं। वो अपना सर झटकते हुई कार का में जाके बैठ जाती है और उनकी कारें कपूर विला के लिए चल पती हैं। कपूर विला सब लेडीज अब शॉपिंग करके घर आ गई थी। आदवी अपने कमरे में जाके अपना लाया हुआ सामान बिस्तर पर रख देती है। फिर वो नीचे जलती है क्योंकि डिनर का टाइम हो गया था। वैसे तो उनके घर में एक से बढ़कर एक शेफ था लेकिन खाना घर की औरतें ही बनाती थी। नीचे आके वो किचन में जाके रितिका जी और मीना जी की मदद करने लगती है। करीब 2 घंटे बाद सब डिनर करने बैठे थे। आदवी अभीक से गुस्सा थी इसलिए उसने अभीक का डिनर नौकरानी के हाथों स्टडी रूम में भिजवा दिया था। सब डिनर करके अपने कमरे में चले जाते हैं। रूही अपने कमरे की तरफ जा रही है कि कोई उसको पकड़ के कोने में ले जाता है। रूही खुद को छुड़ाने लगती है लेकिन सामने वाला जब उसको नहीं छोड़ता तो वो उसके हाथ को काट लेती है, जिसे सामने वाला उसके मुंह ऊपर से हाथ हटा लेता है। रूही अब गुम के उस इंसान को देखती है तो पहले तो शॉक हो जाती है और फिर खुद को नॉर्मल करके आप यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या तारिका हुआ। वहीं दूसरी तरफ आदवी ने अपना सामान क्लोजेट में रख दिया था और वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो आज अकेले बिस्तर पर थी लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, वो बस करवट ले रही थी। वो खुद से मैंने तो ऐसे ही कह दिया था तो सच में नहीं आ रहे और नींद को भी क्या हुआ है आ ही नहीं रही। फिर वो टाइम देखती है जहां 10 बज रहे थे तो वो उठ के स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है। वो स्टडी रूम में जाके देखती है कि अभीक ने अपना सर सोफे पर लगाया है हुआ है और खाना उसके सामने वैसा का वैसा ही। ये देख के अब उसको बुरा लगता है और खुद पर गुस्सा भी आता है। वो अभी के पास सोफे पे जाके उसके सर को दबाने लगती है, जिसे अभीक अपनी आंखें खोलकर देखता है। तो आदवी आपने खाना क्यों नहीं खाया। अभीक तुम नहीं थी ना खिलने के लिए। आदवी क्या बात हुई मैं नहीं थी, आप खुद भी तो खा सकते थे। अभीक पर तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे हाथ से खाना अच्छा लगता है। आदवी अब गहरी सांस लेके खाने को देखती है और कहती है आप रुकिए मैं आपके लिए खाना गरम करके लाती हूँ। और वो खाने को गरम करने के लिए जल्दी जाती है। अभी उसको जाता देख के इतनी चिंता तो मुझे अपनी भी नहीं है जितनी तुम मेरी कर रही हो, लेकिन बट आई लाइक इट। और तुम्हें इस कदर मेरे लिए पागल बनाना है बीवी के खुद से पहले तुम मेरे बारे में सोचो, बस मेरे बारे में। और मैं तो पैदाइश से तुम्हारे पीछे पागल हूँ। इतना कह के वो अपनी आंखें बंद करके वापस सोफे पर अपना सिर रख देता है।
थोड़ी देर में आधवी खाना गर्म करके उसके लिए लाती है और उसको खिलाने लगती है। अभी भी चुपचाप उसके हाथों से खाना खा रहा था। आधवी उसको खाना खिलाने की थाली किचन में रखने चली जाती है। अभी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। आधी प्लेट को धो रही थी अभीक उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसके पेट पर अपना हाथ रखा है। पहले तो आधवी थोड़ी डर जाती है लेकिन अभीक को महसूस करके आराम से प्लेट धोके रख देती है। वो अभीक तरफ मुड़ती है तो अभीक उसको गोद में उठा के अपने कमरे में ले जाता है। अभीक अब आधवी को कमरे में लाया था, फिर धीरे से उसको बिस्तर पर पे बिठा के उसके पास बैठ जाता है। आधवी आगे बैठी थी और अभीक उसके पीछे, जिसे आधवी की पीठ अभीक के सीने से टच हो रही थी। अभीक आधवी के कान में बोला था, ना बीवी, खुद आ जाओगी मेरे पास। आधवी वो मैं तो बस देखने आई थी कि आपने खाना खाया या नहीं। अभीक अब उसके बालों को अपने हाथों से हटाता है कि तब। आधवी मैं आपको वो सब दिखाना तो ही भूल गई। अभीक क्या? आधवी ओम अभी नहीं, सुबह दिखाऊंगी। अभीक ठीक है, तो अभी मुझे मेरा काम करने दो। और वो आधवी की गर्दन पर किस करने लगता है। तो आधवी कल मुझे सुबह जल्दी उठना है और हॉस्पिटल अस्पताल भी तो जाना है, और आपका भी तो कल ऑफिस है, तो प्लीज़ आज परेशान मत कीजिए। अभीक ओम ठीक है। फिर वो अपनी तरफ जाके लेट जाता है। आधवी अपने मन में, क्या इतनी जल्दी मान गए, 1 मिनट मुझसे नाराज़ हो गए क्या। वही दूसरी तरफ रूही रौनक बताइए, मुझे पकड़ने का क्या मतलब है। रौनक तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। रूही आपको उससे क्या। रौनक तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकती। रूही क्यों, आप हो कौन। कुछ नहीं हो मेरे। रौनक तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। रूही ओह सच में, पहले आपसे बात करती थी तो भी आपको गुस्सा आता था और अब नहीं कर रही तो भी गुस्सा आ रहा है। आप चाहते हैं क्यों चले नहीं जाते मेरी जिंदगी से। रौनक मैंने कब मना किया मुझसे बात करने के लिए। रूही लेकिन मुझे नहीं करनी आपसे बात, तो मेरा रास्ता छोड़ दो। और एक कह के वो रौनक को हटा के वहां से जाने लगती है। तभी रौनक उसको हाथ से पकड़ के फिर से दीवार से लगा के उसके होठों को अपने होठों में लेके किस करने लगता है। रौनक बहुत आक्रामक होके उसको किस कर रहा था। रूही उसको खुद से दूर करने लगती है लेकिन रौनक उसको और जकता जा रहा था। करीब 15 मिनट बाद रौनक रूही को आज़ाद करता है और रूही को देखता है जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी और उसके होठों से भी खून आ रहा था। रूही अब खुद को नॉर्मल करके एक जोरदार थप्पड़ रौनक को मारती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, इसके लिए वो रोटी रोटी वहां से चली जाती है। रौनक उसको जाता हुआ देख के खुद की लाल आंख से रूही को देखते हुए, बहुत गलत किया तुमने स्वीट हॉट, बहुत गलत किया, अब इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतान होगा ना। और एक क्रीपी सी मुस्कुराहट करता है। रूही अब खुद के कमरे में आके बाथरूम में जाके शावर ऑन करके नीचे बैठ जाती है और भीगने लगती है। और वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। ये तो अच्छा था कमरा साउंड प्रूफ था, वरना पक्का लोग उसके कमरे में आ जाते। तू क्या करेगा अब रौनक रूही के साथ। कैसे मनाएगी आधवी अपने नाराज पिया को। जनाने के लिए पढ़ते रहिए रीबॉर्न फॉर हर मिस्टीरियस हस्बैंड। लाइक शेयर और कमेंट्स करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय थ्रोइंग किसेस। Thanks for watching and subscribe for listening next chapters of Reborn for Her Mysterious Husband.